नमस्कार दोस्तों। जैसा कि परसों के वीडियो में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है इतिहास का, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक जिसका काल इतिहास में रखा गया है। तो उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा टॉपिक कि आर्यों की विशेषताएं क्या थी, यानी आर्य सभ्यता में क्या क्या चीज़ें प्रयोग मुख्यतः होती थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर ऋग्वैदिक काल, सॉरी। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, बेसिकली इसका जो बाइफर्केशन क्यों किया गया है, यानी इनको अलग अलग क्यों रखा गया। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे, और उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो गंगा घाटी में जाके बसने लगे। जो ऊपरी गंगा घाटी है, जैसे आधुनिक जो उत्तरी मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तरी उत्तर प्रदेश है, तो उस जगह तक जो आर्य लोग थे वो बसते गए। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश में। और उत्तर वैदिक काल में कहाँ थे? वो गंगा घाटी यानी ब्रह्मावर्त जो देश जिसको बोला जाता है वहाँ वो बसने लगे। उसको बाद में फिर धीरे धीरे जो पूरा उत्तर भारत है वो धीरे धीरे क्या बन गया? जम्बूद्वीप। आपने जब देखा होगा, जब आपके घर में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, जब आपके घर में कोई पूजा हो, शादी हो, या फिर रामायण में आपने गाना सुना होगा कि जम्बूद्वीपे भरत खंडे, सॉरी भजन, जब लवकुश राम जी को जब भजन सुनाते हैं, पुरानी वाली रामायण जो आती थी रामानंद सागर की, जम्बूद्वीपे भरत खंडे, ऐसे करके, यानी है पूरा मुझे भी नहीं आता। तो आपने देखा जम्बूद्वीप, तो पहले क्या? सप्त सैंधव, उसके बाद ब्रह्मवर्त, और ब्रह्मवर्त के बाद आ गया क्या? कौन सी अवधारणा? जम्बूद्वीप की अवधारणा। तो जो सप्त सैंधव है वो मतलब 7 नदियों का जो घर। 7 नदी कौन कौन सी? एक तो सिंध और उसकी 5 सहायक नदियां। सिंध, अब उसकी 5 सहायक कौन कौन सी हो जाएंगी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 हो गई उसकी सहायक नदियां। छठवीं हो गई सिंध मुख्य नदी, तो 6 तो ये हो गई। और 7वीं हो गई कौन सी? सरस्वती नदी। तो ये बना क्या? सप्त सैंधव। अब ब्रह्मावर्त क्या था कि जो यमुना और सतलुज के बीच की जो भूमि थी, यमुना अगर अपन देखेंगे मैप पे तो उत्तराखंड से, यानी चाइना से निकलती है और उत्तराखंड को काटते हुए, हिमालय पहाड़ को काटते हुए और ऐसे मुड़ते हुए दिल्ली से होते हुए और उत्तर प्रदेश की तरफ जाके और नीचे इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। और इधर सतलुज को, सॉरी मैं गलत बोल दिया, यमुना नहीं, ये सतलुज, यानी यमुना क्या है कि यमुनोत्री, जो बंदरपूछ यमुनोत्री है, वहाँ से यमुना नदी निकलती है और उत्तराखंड में बहती हुई और दिल्ली के पास से गुजरती हुई और उत्तर प्रदेश चली जाती है। दूसरा क्या है? सतलुज, जो चाइना से निकलती है, यानी चाइना वाला जो तिब्बत का पठार है वहाँ से निकलती है और उत्तराखंड में जो अपना हिमालय पर्वत है उसको पूरा काटते हुए और उधर वो पूरा हिमाचल प्रदेश, पंजाब से बहती हुई पाकिस्तान में सिंध नदी से मिल जाती है। तो इन दोनों की जो बीच की भूमि थी उसको बोला गया ब्रह्मवर्त। ठीक है, तो सप्त सैंधव, उसके बाद ब्रह्मवर्त, और फिर पूरा जम्बूद्वीप। यानी आर्य लोग जब पूरे उत्तर भारत में फैल गए तो इस पूरी जगह को उन्होंने नाम क्या दिया? जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप नाम क्यों दिया? क्योंकि इस पूरे उत्तर भारत में जामुन के पेड़ बहुत होते थे। जामुन के पेड़ बहुत होने से इसका नाम पड़ा। जामुन को जम्बू, ऐसा कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट जम्बू उसको बोला जाता है। जम्बू का मतलब होता है जामुन। तो इस जो उत्तर भारत का जो पूरा क्षेत्र है उसका नाम पड़ा जम्बूद्वीप। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के लोग कहाँ रहते थे? सप्त सैंधव में। और जो उत्तर ऋग्वैदिक काल वाले जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे? ब्रह्मवर्त देश में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं थे आर्य, यानी आर्य अभी लोहे का उपयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन जहां हम उत्तर ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो वहां पे आर्यों ने भरपूर लोहे का प्रयोग किया है। जंगलों की सफाई करी, गांव बसाए, वो कबीले से एक जन बनाया उन्होंने, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरी जो मुख्य चीज़, जो मुख्य अंतर है
कि ऋग्वैदिक और उत्तर ऋग्वैदिक काल में, तो हम यह पाते हैं कि यहाँ पे जो राज्य की अवधारणा थी, ऋग्वैदिक काल में जो राज्य की अवधारणा थी वो उतनी शक्तिशाली नहीं थी। सिर्फ जन होते थे, जन का एक राजा होता था, यानी उसको राजन बोलते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक राट, और एक राट की उपाधि, यानी बड़े राजा जो होते थे ना, बड़े बड़े जनपद के राजा, तो ये अवधारणा आई। चौथी चीज़ जो हम मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बीच जब हम अंतर करते हैं तो देखते हैं ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं आई थी। जैसे हम देखते हैं, अब आप बोलेंगे कि सर 10वें मंडल में, ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जो है उसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, लेकिन वो जो 10वां मंडल था और उस 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त था वो बहुत बाद के काल में जोड़ा गया। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल में क्या था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, विकसित हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब हम बात करते हैं उत्तर ऋग्वैदिक काल में, तो वहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो थी ना, जो वर्ण व्यवस्था होती जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों की अवधारणा पूर्ण रूप ले चुकी थी। यानी जो समाज था वो 4 वर्णों में बंट गया था। तो ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल का मूल अंतर है। इसलिए वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में पढ़ा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक जो सभ्यता चली उसको पहले बोलेंगे ऋग्वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक जो सभ्यता चली उसको बोला गया उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या अंतर है। ऋग्वैदिक काल में जब हम बात करते हैं तो हम पूर्णतः ऋग्वैदिक की जानकारी कहाँ से पाते हैं, ऋग्वेद से, क्योंकि ऋग्वेद से ही हमें ऋग्वैदिक काल के आर्यों की जानकारी मिलती है। और उत्तर ऋग्वैदिक काल में जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वो हम देखते हैं कि वहाँ पे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, वेदांग हैं, उसके बाद अपना क्या बोलते हैं उपनिषद हैं, और क्या है वो जिसमें कहानियाँ रहती हैं, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, पुराण। पुराण क्या है, 18 पुराण है। और पुराण होते क्या है बेसिकली, जिसमें कि पुराना जो हमारा इतिहास था भारत का, यानी वैदिक जो इतिहास था, वो कहानी के रूप में लिखा गया है कि बरसों पहले एक राजा थे और फिर उनका ऐसा सिस्टम था, उन्होंने यहाँ पे विजय प्राप्त की। तो वो कहानी के रूप में पूरा इतिहास बताया गया है, और उन कहानी के रूप में भी एक धर्म की स्थापना की गई है, नीति और नियमों की स्थापना की गई है। तो पुराण कितने, 18, उपनिषद कितने, 108, जिसमें मुख्य उपनिषद कितने हैं, 18 हैं। ऐसे ही वेदांग कितने हैं, 6 हैं। यानी वेदांग मतलब वो चीज़ें जिनको, वेदों को पढ़ने के लिए जिन चीज़ों को पहले अध्ययन किया जाता है, जैसे कि शिक्षा हो गई, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। तो ये जो 6 वेदांग है ना, इनको पहले पढ़ना पड़ता है वेदों को पढ़ने से पहले, क्योंकि आज वेद जो हैं हिंदी में उपलब्ध हैं, लेकिन उस टाइम पे वेद जो होते थे वो सिर्फ संस्कृत में ही होते थे। तो उस भाषा को समझने के लिए या वेदों का अर्थ स्पष्ट निकालने के लिए हमको वेदांग पढ़ने पड़ते थे। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई है कि ऋग्वैदिक और उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या डिफरेंस था। अब हम पढ़ेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल है, यानी अब हम पूर्ण रूप से ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था। पर ये जो टॉपिक है ना, इनका डिस्कशन हम फर्दर क्लासेस में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।